अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार और मैं हूं नूर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हीट स्ट्रोक के हवाले से, जैसे कि आप सब जानते हैं गर्मी बेशुमार पड़ रही है, बहुत से लोग जो है इसका शिकार हो रहे हैं। इससे कैसे बचा जाए, कौन से इसके सिम्टम्स हैं और डॉक्टर्स इस पर क्या कहते हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का बनाम सरकार। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक हमारा है हीट स्ट्रोक के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गर्मी बेइंतहा पड़ रही है और अक्सर लोगों को हम देखते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। इसकी क्या रीज़न है, हीट स्ट्रोक से हम कैसे बच सकते हैं, अपना ख्याल कैसे रखते हैं, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खिदर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। बेसिकली हीट स्ट्रोक ये है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, जो अल्लाह ने हमारा नेचुरली एक सिस्टम बनाया है। हमारा नेचुरल बॉडी मैकेनिज़्म सारा इस टेम्परेचर पे काम करता है। जैसे ही ये टेम्परेचर गर्मी की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से बढ़ता जाता है और वो 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी 3 डिग्रीज़ इंक्रीज़ कर जाता है, तो इसको कहते हैं हीट स्ट्रोक। जब ये 40 डिग्री तक चला जाता है, इससे हमारी बॉडी के कुछ जो मैकेनिज़म्स हैं वो ऑफ़ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर है। सबसे पहला सिस्टम जो ऑफ़ होता है दैट इज़ हीट रेगुलेशन सिस्टम। अल्लाह ताला ने हमें एक सिस्टम दिया है कि जब गर्मी होगी तो हमें स्वेटिंग होगी, ज़्यादा पसीना आएगा, हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन करना शुरू कर देगी। हमारे जो अदर मैकेनिज़म्स हैं, अदर सिस्टम्स हैं, वो उस लेवल पे काम करना शुरू कर देंगे ताकि बॉडी से हीट निकलना शुरू हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। लेकिन जैसे ही एक हीट जो सर्ज आता है, गर्मी का सर्ज आता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, ये मैकेनिज़्म सबसे पहले शट डाउन होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग एक ख़ास टेम्परेचर पे काम करता है। जैसे ये शट डाउन होते हैं तो हमारे स्वेटिंग के मैकेनिज़म्स, हमारे जो कूलिंग सिस्टम्स हैं, ये हमारे टेम्परेचर मेंटेनिंग सिस्टम्स हैं, ये सारे ऑफ़ होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से अचानक से जिस्म के अंदर कमज़ोरी और बहुत ज़्यादा पसीना आना या बहुत ज़्यादा बेहोशी होना, ये अचानक से अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। होता ये है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, अब लोगों के लिए आसानी ये है कि इन चीज़ों को डिस्कस करने का मतलब ये है कि लोग इसको ज़्यादा जल्दी पहचानना शुरू कर दें, क्योंकि अर्ली रिकग्निशन या ज़्यादा जल्दी इस बीमारी को पहचानेंगे तो लाइफ सेविंग एक्टिविटी हम कर सकते हैं, किसी की जान बच सकती है। ये ऐसी चीज़ है जिसमें डॉक्टर तक मरीज़ को लेके जाना या हॉस्पिटल लेके जाने में ही मरीज़ की जान को ख़तरा हो सकता है। तो इनिशियली कोई भी फ़र्स्ट एड आप मौके पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी को देखें, इसमें ये होता है कि जो लोग बूढ़े हैं, जो लोग बच्चे हैं, या ऐसे लोग जो फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, हमारे क्योंकि ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी है, जैसे मज़दूर तबका है हमारा, वो गर्मी में काम कर रहा है, तो इनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, ज़्यादा बार बार होने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो लोगों ने करनी है अपने लिए, दैट इज़ कि वो जो वाटर इनटेक है उसको अच्छा रखें, अपनी हाइड्रेशन बेहतर करें, जितना पानी हो सकता है, जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें। उसके बाद कोई आपका साथी है, कोई आपके साथ काम कर रहा है, किसी वजह से वो बेहोशी की हालत में या उसको गुनूदगी आती है, तो अलर्ट होना है। इसको जस्ट थकावट की सिम्टम नहीं लेना कि शायद काम कर करके थक गया, नहीं। तो काम कर करके थका नहीं है, हो सकता है कि वो हीट स्ट्रोक की फर्स्ट साइन को शो कर रहा हो, तो आपने उसी टाइम पे क्या करना है, उसको फौरी जो मदद आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो ये है कि आपने उसको कूल करना है। कूल कैसे किया जा सकता है, ठंडा कैसे किया जा सकता है, उसको आपने पानी प्रोवाइड करना है। उसको जो गर्म कपड़े हैं सबसे पहले वो रिमूव करने हैं ताकि जो उसका सिस्टम है वो एक्टिवेट हो। उसके अलावा उसको पानी से गीला करने की कोशिश करें, सर को, हाथ को, ये जो शोल्डर्स के नीचे हैं, बगल वाले हिस्से को, इनको ठंडा करने की कोशिश करनी है। इनमें कूलिंग पैड्स, पानी के भरे हुए या पानी का कपड़ा, गीला कपड़ा, उसको दिया जा सकता है। तो ये वो मैकेनिज़्म है जिससे आप किसी की जान बचा सकते हैं। इन चीज़ों को सीखना चाहिए। ये इनिशियल मैकेनिज़म्स हैं जो आप करके लोगों की जान बचा सकते हैं। अल्लाह ने, क्योंकि एक जान बचाने को एक पूरी इंसानियत की जान बचाने का हमें एक सिला देना है, तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें सीखनी चाहिए। कोई आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी को पानी की ज़रूरत है, आप उसको पानी दे सकते हैं। जो भी जिस लेवल पे भी अपनी मदद कर सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है, उसको उस लेवल पे करनी चाहिए। ठीक है, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने डिहाइड्रेशन की बात की, तो हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन में मेन डिफरेंस क्या है। जो हीट स्ट्रोक है, हीट स्ट्रोक बेसिकली, डिहाइड्रेशन एक सिंपल है कि मुझे अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मैं पानी इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मेरा बॉडी जो है वो पानी को कंजर्व करेगी, सेव करती जाएगी, और मेरे कुछ जो पानी की नमकियात की कमी और पानी की कमी होना शुरू हो जाएगी। इससे सिर्फ कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी। लेकिन हीट स्ट्रोक बेसिकली ये है कि
क्योंकि अब सर्द आई है, गर्मी होगी, अचानक से बंदा कोई काम कर रहा है, वो अचानक से उसका बॉडी टेम्परेचर रेज़ करता है। तो हीट स्ट्रोक का मतलब ये है कि जब ये गर्मी हमें दिमागी तौर पे ऐसे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं दिमाग के खुलिये हैं उनको ऑफ़ करना शुरू कर दे और हमारे कूलिंग सिस्टम को डाउन कर दे, जिसकी वजह से हम सारा दिन कभी गर्मी कभी सर्दी को बर्दाश्त करते हैं। तो जब ये वाली अलामात आएँ जिसमें बेहोशी तारी हो गर्मी की वजह से, इसको कहते हैं हीट स्ट्रोक। डिहाइड्रेशन कभी भी हीट स्ट्रोक के कॉज नहीं बन सकती। डिहाइड्रेशन एक सिंपल साइन है या छोटा सा एक है जिसको हम जस्ट पानी पीने से ठीक कर सकते हैं। जो हीट स्ट्रोक है ये पानी पीने से ठीक नहीं होगा, ये प्रॉपरली हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो मल्टी ऑर्गन फेलियर, जिसका मतलब ये है कि गुर्दों की ख़राबी, जिगर की ख़राबी और उसके अलावा दिमागी तौर पे परमानेंट डैमेज या फालज, ये मुकम्मल तौर पे हो सकता है। तो इसलिए हीट स्ट्रोक को डिहाइड्रेशन के साथ कंपेयर करना ज़्यादती है। अच्छा, ये वाक़ई हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है कि हम लोग यही समझते हैं कि हमें पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से जो है ना ये हमारे साथ ये सारा मसला हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कभी भी ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोग भी देखे हैं कि कुछ लोग जो हैं, जैसे गर्मी से हम अभी अंदर जाते हैं एसी वाले रूम में, तो उसके बाद शदीद सर दर्द शुरू हो जाता है, तो आप क्या समझते हैं? और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसकी क्या रीज़न होता है? इसकी रीज़न्स ये हैं कि जब आप एक सडन शिफ्ट ऑफ टेम्परेचर करते हैं, जैसे हम कूलिंग टेम्परेचर से एक 24-22 डिग्री के रूम से फ़ौरन से हम 50-45 डिग्री के टेम्परेचर पे जाते हैं, तो हमारी बॉडी एक सडन शिफ्ट को बियर नहीं करती। एक मॉडरेट शिफ्ट, जैसे अगर आप एक तो आजकल जितनी गर्मी है, हमें टेम्परेचर मॉडरेटली इंक्रीज़ कम करना चाहिए अपने एसीज़ का, अपने रूम्स का, इतनी ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जब हम सडनली शिफ्ट करते हैं टेम्परेचर को, तो हमारी बॉडी इतना रिस्पॉन्स नहीं देती इतनी सडन, और जिसकी वजह से माइल्ड सी डिजीनेस और ये सारी चीज़ें हमें बियर करनी पड़ती हैं। अच्छा, मुझे बताएं ऐसे पेशेंट्स को जिनको किस एज के ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो हीट स्ट्रोक का शिकार जल्दी हो जाते हैं? 3 एज ग्रुप्स हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं ना बोलूँगा वो बच्चे हैं, जो आजकल गली में खेलते हैं, बाग जो हैं ग्राउंड्स में वो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं कुछ, ये सबसे ज़्यादा एट रिस्क हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जो स्टोर्स हैं वो कम हैं, सेकेंडली वो अपनी एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जो दूसरे हैं वो एल्डरली हैं, कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी यानी कोई ना कोई बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारी के साथ होते हैं वो लोग। तीसरे लोग वो हैं जो कि कोई ना कोई मजदूरी, कोई ना कोई काम ऐसा करें जो धूप में करना पड़ता है, लोगों की मजबूरी है काम करना। इन सारी सूरत हाल में ये 3 जो तबके हैं ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे आते हैं, और हमारे पास जो हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स हैं वो इन्हीं के हैं। और ये ऐसी बीमारी है या एक ऐसा इवेंट है जिसको हम पूरी तरह से बचा सकते हैं, बर वक्त कार्रवाई करके, बर वक्त एक्नॉलेजमेंट करके, जान के इर्द गिर्द के लोग जो हैं उसकी मदद करेंगे, तो वो जो शख्स है वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो सकता है। अच्छा, कहा यह जाता है कि जी ऐसे अब ज़ाहिर बात है, अब बाहर भी निकलना है, काम भी करना है, धूप में भी फिरना है, तो बचाव खुद अपना कैसे किया जाए? जी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम काम, कोई भी अपना ऑक्यूपेशन, अपना पेशा बदल नहीं सकता, तो इसमें 2-3 चीज़ें जो ज़रूरी हैं, उनमें सबसे पहले ये है कि आप जब भी जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, तो कोशिश करें, जो बाइक पे सफ़र करते हैं लोग, वो गीला कपड़ा अपने पास रखें अपने। अगर वो अब हेलमेट इस्तेमाल करते हैं तो वो हीट की कैपेसिटी जो है, वो हीट की जो एक लोकलाइजेशन है वो बढ़ जाती है, तो गीला कपड़ा लाजमी अपने सर पे दें, उसको पास रखें, पानी की बॉटल्स पास रखें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो भी कोई काम कर रहे हैं, अपने आप को, लेट्स सपोज अगर कोई बंदा मजदूरी कर रहा है तो वो मेक श्योर करे कि वो अपना वाटर इंटेक जो है वो प्रॉपर कर रहा है। उसके अलावा जो अगर ज़्यादा महसूस होता है तो अपनी शर्ट को, अपने कपड़ों को हल्का फुल्का गीला करने से वो इस सारी सिचुएशन से बच सकता है। अच्छा, तो क्या ह्यूमिडिटी भी इसकी रीज़न बन सकती है हीट स्ट्रोक की? जी बिल्कुल, ह्यूमिडिटी जब एनवायरनमेंट में, हमारी एयर में जो नमकियात हैं या पानी की मिकदार बढ़ जाती है, तो वो टेम्परेचर को ज़्यादा देर के लिए पकड़ के रखती है। यानी ह्यूमिड इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा देर के लिए गर्म रहता है, वरना तो एयर पार्टिकल्स मूव ऑन करते रहते हैं। इस वजह से जो ये ह्यूमिडिटी है, इसमें हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर जो हीट ट्रैपिंग है इन द एयर रहती है। अच्छा, अगर हमें खुद गेस ये करना हो कि सिम्टम्स, हल्की सी थकावट लोग इस समझ के जो है कहते हैं कि नहीं जी कोई इतना मसला नहीं है, तो हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स एक आम बंदे में कैसे नज़र आते हैं? हीट स्ट्रोक का सिम्टम सबसे बड़ा ये है कि अचानक से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना,
ऐसी सूरत हाल लगेगी जैसे पेशेंट को अचानक से तेज़ बुखार हो गया, जैसे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आप टेम्परेचर देखेंगे तो आप भी गर्मी में होंगे, वो पेशेंट भी गर्मी में होगा, लेकिन ही विल बी सफरिंग के वो उसका जो टेम्परेचर है वो आपसे बहुत ज़्यादा होगा। तो ये एक सबसे फर्स्ट मैकेनिज़्म है या फर्स्ट जो साइन है, आपने वो देखना है कि जो पेशेंट है वो गर्म होगा आपसे, ये फर्स्ट साइन है। सेकंड उसका साइन ये है कि वो थोड़ा सा उसकी अलर्टनेस डैमेज होगी, गुनूदगी की हालत में होगा, थोड़ी नींद की सूरत में आ सकता है। और ये सिम्टम कोई ज़्यादा देर के लिए या 10, 15, 20 मिनट के लिए नहीं आते, ये विद इन मिनट्स आपको इस पर डिसाइड करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मज़ीद अभी इस टॉपिक पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हीट स्ट्रोक के हवाले से हम बात करें, डॉक्टर मेमुना हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मेमुना, मुझे बताएं कि अगर हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की बात करें तो क्या उनको हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं? हाँ जी, कंपैरेटिवली अगर देखा जाए नॉर्मल पेशेंट से या नॉर्मल जो हमारे पास आते हैं, तो उनमें जो हाई ब्लड प्रेशर के हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है कि उनमें डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है तो मरीज़ के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है कि हीट स्ट्रोक जो है वो डेवलप हो जाए। तो कंपैरेटिवली हमारे वार्ड में पेशेंट भी ऐसे ज़्यादा होते हैं जो डिहाइड्रेट हो के हाइपरटेंसिव होते हैं और फिर वो जो है वो कोलैप्स्ड होके आते हैं। उनके ब्रेन के अंदर कोई ना कोई जो है वो रग फट जाती है, शरीयान फट जाती है, जिसकी वजह से कोलैप्स्ड होके वो हमारे पास जो है वो पेशेंट ज़्यादा आते हैं। तो आप ऐसे पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं? सबसे पहले आपका क्या स्टेप होता है जिससे आपने इनको जो है वो ठीक करना होता है? देखें, ट्रीटमेंट से पहले एक चीज़ आती है कि इलाज से बेहतर है कि आप एहतियात कर लें। तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनमें एहतियात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज़ जब कोलैप्स्ड हो गए उसके बाद तो और तरीके से मैनेजमेंट होनी है ना। तो हमने पहले एहतियात की तरफ आना है। सबसे पहले ये है कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसको अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। गर्मियों में ख़ास तौर पे जो स्पेसिफ़िक उनको बताया जाता है 1 या 2 लीटर का हम कहते हैं कि पानी ज़रूर पीना है। इसके अलावा ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना है जिसमें पानी ज़्यादा हो, फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करना है। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उनमें वैसे रेगुलरली भी ज़रूरी होता है, लेकिन इस एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है कि अपने बीपी को मॉनिटर करें, उसको चेक करें, ठीक है, डेली 2 दफ़ा चेक कर लें। और जो उनको मेडिसिन दी हुई है इनिशियली तो वो उसको प्रॉपरली प्रिस्क्राइब कराएं। हमारे एनवायरनमेंट में यही चलता है कि ख़ुद से लिखवा के किसी भी डॉक्टर से शुरू कर देते हैं, तो वो मॉनिटर किए बगैर ही अपने तौर पे मेडिसिन ले रहे होते हैं। उसको फ़िक्स करवा के और वो अपनी स्ट्रिक्टली जो एंटी हाइपरटेंसिव चल रहे हैं वो लें और उसको रेगुलरली लें, ताकि रिस्क जो है वो कम हो उनको हीट स्ट्रोक होने का। इसके अलावा बाहर कम निकलें, अपने जो है वो हाइड्रेशन का ख्याल रखें और अपना इन्वायरमेंट ठंडे इन्वायरमेंट में रहें। अगर ये जो बीपी के जो पेशेंट्स हैं, अगर इन्होंने अपना ख्याल मतलब अपनी एहतियात खुद करनी हो तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे कि ऐसे पेशेंट्स को अपना ख्याल रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखें, हाइपरटेंशन डेवलप होती है, अंडरलाइंग कोई ना कोई रीज़न होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पेशेंट जो है वो हाई वेट की वजह से या उसको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उस वजह से उसको हाइपरटेंशन हो रही है, अंडरलाइंग कोई हार्ट का इशू चल रहा है या फिर कोई और रीज़न है, तो वो जो रिस्क फैक्टर हैं उनको कम करें ताकि हाइपरटेंशन जो हो रही है वो कंट्रोल हो सके और आगे ना बढ़ सके, ठीक है। तो इस चीज़ पे जितना कंट्रोल होगा उतना ही मरीज़ की जो लाइफ जो है वो भी बढ़ेगी और लाइफस्टाइल भी जो है वो बेहतर होगा। और बीपी मॉनिटरिंग जो है वो ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट होती है और ज़रूरी है कि वो स्पेसिफ़िक जो उनको एंटी हाइपरटेंसिव दिए जा रहे हैं वो लें। अच्छा, अगर मैं बात करूँ हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की, तो ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हीट स्ट्रोक देखें, स्ट्रेस फैक्टर क्या है वो हमने देखना है और डिहाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस फैक्टर हीट स्ट्रोक के लिए। और जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसमें डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाती है पेशेंट को, तो ये उस लिहाज से कोरिलेट होके इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है हाइपरटेंसिव पेशेंट के जो है वो हीट स्ट्रोक डेवलप करने में। बचाव के लिए क्या होना चाहिए? बचाव के लिए यही है कि पेशेंट हाइड्रेट करे, अपने आप को पानी का इस्तेमाल करे, रेगुलरली जो है वो अपने फ्रूट अपनी डाइट के अंदर इन्वॉल्व करें, वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लें, जो ड्रिंक्स हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने एक्सरसाइज करें डेली और धूप के टाइम पे बाहर ना निकले, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। क्लोथ्स ऐसे जो है वो क्लोथिंग अपनी ऐसी इम्प्रूव करें कि उससे हीट जो है वो एक्सपोजर कम हो और अपनी जो है वो स्पेसिफिक जिस भी जो डाइटिशियन वगैरह से कंसल्ट करें, अपने डाइट प्लान के अकॉर्डिंग अपनी मेडिसिन लेते हैं। तो ये आपने ना एक मुझे अभी मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि आपने
का एक्सरसाइज की जाए, लेकिन समटाइम ऐसे मैंने देखा है जब एक्सरसाइज कुछ लोग करते हैं गर्मी में स्पेशली, तो वो फेंट हो जाते हैं। उनका मतलब एक्सरसाइज करते करते मैंने उनको कई दफ़ा देखा वो गिरे होते हैं वहीं पे, तो उसकी क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, एक्सरसाइज हर पेशेंट के हिसाब से उसकी अपनी है ना। अब एक पेशेंट जो फॉर एग्जांपल 70 to 80 ईयर्स या 60-70 की एज में है, तो उसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो कम से कम इतने चक्कर लगाए भाग भाग के। तो वो डिपेंड करता है एक पेशेंट की एज क्या है, उसकी अंडरलाइन कोमॉर्बिडिटीज़ क्या चल रही है, उसके किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो एक्सरसाइज इज़ नॉट दैट कि एक पेशेंट ने कितने डंबल उठा लेने हैं या कितना चल लेना है। इट डिपेंड्स कि उसको क्या चल रहा है और उस हिसाब से अपनी लाइफ को कितना इम्प्रूव कर सकता है। कुछ पेशेंट्स के लिए अगर वो सिर्फ थोड़े से ही चल ही लेना, अपने घर के अंदर ही 3 से 4 चक्कर लगा लें सहन के लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इट डिपेंड्स कि कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अगर वो देखें तो कर सकते हैं मैनेज। हर पेशेंट अगर वो पेशेंट नहीं भी है स्पेसिफिकली, एक्सरसाइज तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैनेज करके कि कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर पेशेंट जो है वो ज़्यादा करने से हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ रही है या उससे जो है वो पसीना आना शुरू हो रहा है, ज़्यादा मसला हो रहा है, तो वो ज़ाहिर है उसको स्टॉप कर देनी चाहिए और अपना फिगर आउट करना चाहिए कि कितना जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर महमूना। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, मैं मज़ीद इस टॉपिक में हम बात करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हीट स्ट्रोक के हवाले से हम बात करें। डॉक्टर इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं स्ट्रोक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, आज हम बात करें हीट स्ट्रोक के हवाले से। जैसे कि आपको पता है गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो हीट में है, तो मुझे बताएं कि हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अगर हम इसकी बात करें अर्ली सिम्टम्स क्या हैं इसके? बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज भी टेम्परेचर 42 के करीब है, तो इस टेम्परेचर में हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम है, जो जिस्म को ठंडा करने का निज़ाम है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है। जब ये एग्जॉस्ट होगा तो ये कुछ ना कुछ अलामतें देता है। अगर अलामतें जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो सबसे पहला काम होता है कि सर में हल्की हल्की दर्द आना शुरू हो जाती है, उसके बाद दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी गुनूदगी आना शुरू हो जाती है। जब भी किसी शख्स को गर्मी में ये अलामतें आ जाएं कि उसका सर दर्द हो रहा है, उसको गुनूदगी आ रही है, उसको मतली सी की कैफियत आ रही है, और उसके बाद फिर उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और तेज़ तेज़ सांस आना शुरू हो जाता है, और फिर एक स्टेज आती है कि पसीना आना बंद हो जाता है। जब पसीना आना बंद हो जाए, इसका मतलब है कि आपने हीट स्ट्रोक में चले जाना। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप उसी वक्त किसी ठंडी जगह पे मूव कर जाए। हमारे क्योंकि फैसलाबाद में हम रह रहे हैं, तो फैसलाबाद में जगह जगह पे डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो मेरी तो ये राय होगी कि उसी वक्त किसी नज़दीकी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर चले जाएं ताकि आप हीट स्ट्रोक से बच जाएं। तो ये कुछ अलामतें हैं। अगर इन अलामतों पे ना नज़र रखी जाए और इन अलामतों को कोई शख्स इग्नोर कर देता है और मुसलसल गर्मी में रहता है, तो फिर खुदा न खास्ता बेहोशी भी हो जाएगी, उसकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाएगी, उसका बीपी भी बहुत लो हो सकता है और वो अनकॉन्शियस होकर ज़मीन में गिर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि जी किसी भी ठंडी जगह पे चले जाएं, लेकिन देखने में तो ये भी आता है कि जब हम ऐसे किसी गर्म इन्वायरमेंट से ठंडे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। नहीं, जहाँ तक जब हीट स्ट्रोक की बारी आ जाएगी, फिर तो आपने अपने आप को हीट से बचाना है, क्योंकि हीट स्ट्रोक अगर ये अनकॉन्शियस तक ले जाए और उसको बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिले तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो इस वजह से जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तो आपने उसी वक्त अपने आप को किसी ठंडी जगह पे, सायेदार जगह पे, या कोई दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई पेट्रोल पंप है, कुछ भी है, वहाँ नज़दीकी पे चले जाना है, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो सके और ये जो एग्जॉस्ट हो चुका है आपका सिस्टम, जो हीट बाहर नहीं फेंक रहा, जिसकी वजह से आपकी चेहरा रंगत सुर्खी माइल हो गई है, तेज़ तेज़ सांस आ रहे हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, ये नॉर्मल हो जाए, सांस नॉर्मल हो जाए, पसीना आना शुरू हो जाए, तो फिर आप अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, कहा ये भी जाता है कि जो लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, या पता नहीं अब ये मिथ है या इसमें रियलिटी है, कि जो ब्लैक कलर का सूट, अक्सर उमूमन ये बात की जाती है कि काले रंग का सूट नहीं पाना है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी जो है ना ये हीट को ऑब्जॉर्व करता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, जहाँ तक गर्मियों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लिबास और हाइड्रेशन। किसी भी गर्मी में अगर हीट स्ट्रोक को अगर आप देखें और इससे बचाव के लिए जो सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर आ जाता है, एहतियाती तदाबीर आ जाती है, वो है आपके कपड़े और हाइड्रेशन।
कपड़े खुले होने चाहिए, तंग कपड़े नहीं होने चाहिए। हमारी ख़वातीन मोस्टली तंग कपड़े पहन के बाहर निकल जाती हैं, गर्मियों में ये तंग कपड़े नहीं चलेंगे। दूसरे नंबर पर कपड़े कॉटन के, मलमल के, इस तरह के होने चाहिए। अगर आप वो माया लगाई होती है, बड़े अकड़े हुए होते हैं, उनमें से नहीं निकलती। इसके अलावा कलर भी ज़ाहिर बात है, जो डार्क कलर होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से भी गर्मी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो गर्मियों में मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि एक तो खुले डुले कपड़े पहने, बारीक कपड़े पहने जिनसे हीट गुजर सकती हो, और कभी भी टाइट कपड़े या पैंट शर्ट टाइट इस तरह के कपड़े पहन के कभी भी गर्मी में ना निकले। पर्टिकुलरली अगर आपने बाइक पे जाना है, आपने साइकिल पे जाना है या आपने पैदल जाना है, तो हरगिज़ इस तरह के कपड़े ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कपड़े हीट स्ट्रोक करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, लेकिन इस बात की ना बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं, वो समझते हैं ये वैसी बातें बनी हुई हैं कि कोई इतना मसला नहीं होता, हम जैसे मर्ज़ी कपड़े पहन लें, इसकी कोई टेंशन नहीं है। जो डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो कौन से ऐसे सीवियर सिम्टम्स हैं जिसमें फ़ौरन से हमें हॉस्पिटल की तरफ रुजू करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। 4 सिम्टम्स ज़हन में रख ले। कोई भी शख्स गर्मी में जा रहा है तो 4 अलामतें रख ले। अगर उसको गनूदगी आना शुरू हो जाए, उसका पसीना बंद हो जाए, उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाए और उसको चक्कर आने शुरू हो जाए, तो समझ ले कि वो हीट स्ट्रोक के चंद सेकंड के फासले पे है। तो इन अलामात की सूरत में अपने करीबी दोस्त को, या कोई जा रहा है या कोई राहगीर, उसको फौरी तौर पे मतला करें और उसे कहें कि मुझे किसी भी अच्छी ठंडी जगह पे ले जाओ, मुझे हीट स्ट्रोक होने का ख़दशा है। ये चंद सेकंड की जो डिसीजन है, यही आपकी जान बचा सकता है। इसके बाद चंद सेकंड के बाद आप ज़मीन पे होंगे, फिर आपका अपना उस पर कोई दारोमदार नहीं होगा, ये गुज़रने वालों का होगा कि वो किस तरह आपको केयर करते हैं, किस तरह फर्स्ट एड देते हैं और किस तरह आपको ठंडी जगह पे लेकर। अगर मैं बात करूं एज ग्रुप के हवाले से, तो किन एज ग्रुप के लोगों को ये हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या इम्यूनिटी का रोल होता है? बिल्कुल जाहिर बात है, इम्यूनिटी का रोल तो होता है। आपका सिस्टम है पूरा जो कि हीट को जिस्म से बाहर फेंकता है। अब हीट स्ट्रोक कब होगी? जब आपके जिस्म का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाएगा, तो फिर हीट स्ट्रोक होनी है। अब जाहिर बात है, ये सारा सिस्टम हमारी बॉडी मेंटेन करती है। हमारी जिल्द पे खून की सप्लाई बढ़ जाती है। आप देखते हैं गर्मियों में रंगत बहुत सुर्खी माइल हो जाती है। इसके अलावा पसीना निकलता है, जिसकी वजह से कूलिंग से, ये सारे कूलिंग सिस्टम है, ये जब सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो हीट स्ट्रोक होगा। और ये एग्जॉस्ट किस में होंगे? ये सबसे पहले जो बूढ़े लोग हैं उनमें एग्जॉस्ट होंगे, बच्चों में एग्जॉस्ट होंगे और प्रेग्नेंट वूमेन में एग्जॉस्ट होंगे। ये 3 जो हैं ये बड़े वल्नरेबल होते हैं हीट स्ट्रोक के लिए। तो बूढ़ों और बच्चों को खुसूसी तौर पे ख्याल करना चाहिए कि वो हीट स्ट्रोक से बच सके। अगर वो नहीं बचेंगे तो ये उनके लिए नुकसानदेह होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट कंप्लेन लेके आता है या आपको डायग्नोज हो जाता है कि जी इस बंदे को हीट स्ट्रोक की तरफ ये जा चुका है, तो आप सबसे पहले कौन सा जो है वो उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं? जी, सबसे पहला काम तो ये है कि फ़र्स्ट एड उसको क्या देनी चाहिए। पहले तो मैं अवामुन्नास से कहूँगा कि अगर आप कोई भी ऐसा शख्स देखें जो हीट स्ट्रोक का शिकार है या गर्मी में वो बेहोश होकर गिर चुका है, तो ज़्यादा चांस यही है कि उसको हीट स्ट्रोक हो चुका है, तो उसको फौरी तौर पे ठंडी जगह मुंतकिल करें। पहला काम करना है कि आपने उस जगह से उठा के उसको किसी ठंडी, सायेदार या अच्छी जगह पे करना है। उसके बाद उसके फालतू कपड़े सारे उतार दें, सिर्फ सतर रह जाए, बाकी फालतू कपड़े सारे उतार दें, और उसके ऊपर जो पानी अवेलेबल है ठंडा वो डाल दें, या बर्फ़ अवेलेबल है तो वो डाल दें। ये फ़र्स्ट एड है। इसने डिसीजन करना है कि इसकी जान बच सकती है कि नहीं बच सकती, ठीक है। हीट स्ट्रोक की ट्रीटमेंट में 2 ही चीज़ें हैं। एक तो हम उसकी डिहाइड्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, वो तो जब हॉस्पिटल दाखिल होगा तो हम उसको ड्रिप वगैरह लगा के उसकी डिहाइड्रेशन दूर कर देंगे। और दूसरा काम है उसको कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करना है। कूलिंग सिस्टम फ़र्स्ट एड वालों ने प्रोवाइड करना है, वो इर्द गिर्द के लोगों ने प्रोवाइड करना है, वो उनको ये चीज़ें पता होंगी। तो हाँ, एक बात याद रखना है, अगर कोई ज़्यादा बूढ़ा शख्स है या ज़्यादा बच्चा है, उसके ऊपर बर्फ़ नहीं डालनी, उसमें फिर शॉक में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसमें सिर्फ ठंडा पानी या आम जो टैप वाटर होता है वो उसके ऊपर डाल दें और उसको ठंडी जगह पे ले जाएं, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद फिर आप 1122 पे कॉल करें ताकि वो जल्दी से हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दे। और हॉस्पिटल में हमारी ट्राई यही होती है, हमारी कोशिश यही होती है कि इसका हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन हो जाए, और बाकी सारी बात है एमरजेंसी में टेम्परेचर कूल होता है और वो हीट स्ट्रोक को बेहतर बनाने में। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा ये भी जाता है कि जब हम गर्मी से, कुछ लोग होते हैं आए अभी ऑफिस से
फटाफट नहाने के लिए चले गए हैं और उसमें भी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन जैसे अभी आपने बात की कि जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट उनको फ़ौरन उन पे पानी डालना चाहिए, तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे हम देखेंगे? कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी नहीं नहाना चाहिए, फ़ौरन गर्मी वाले इन्वायरमेंट से आप जाके फटाफट पानी के नीचे जो है अपना सर रख लेते हैं या पानी डालते हैं अपने, तो वो सही नहीं होता। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये दो चीज़ें हैं, एक है एमरजेंसी सिचुएशन, हीट स्ट्रोक है एमरजेंसी सिचुएशन, इसमें जान बचानी है, इसमें हमने और कोई चीज़ नहीं देखनी। एक चीज़ होती है कि छोटी मोटी पेचीदगियाँ, एक होती है जान बचाना। जब जान बचाना है तो छोटी मोटी पेचीदगियों को देखते ही नहीं। हाँ, अगर आप वैसे आ रहे हैं, आप कॉन्शियस हैं, बड़े अच्छे माहौल में आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है घर में आके पहले पसीना खुश्क करें। जब पसीना वगैरह खुश्क हो जाएगा, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, तो आप इजीली बात कर सकते हैं, नहा सकते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं। देख केसेस जो है ज़्यादा गर्मियों में रिपोर्ट होती हैं, इसकी रेशो सर्दियों में भी होती है? ज़ाहिर बात है हीट स्ट्रोक के तो पेशेंट सिर्फ गर्मियों में होंगे, सर्दियों में तो होने का कोई चांस नहीं होता। और गर्मी में मोस्टली ये जो 3 माह हैं, मई, जून और जुलाई, ये 3 माह पीक पीरियड है, इसमें हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सबसे मैक्सिमम पाकिस्तान में टेम्परेचर होता है मई और जून में, क्योंकि जुलाई में बरसात का मौसम आ जाता है, टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन हो जाता है। तो ये जो 2 माह पर्टिकुलरली हैं, इनमें टेम्परेचर 45 से तक चला जाता है और आम दिनों में भी 40 से ऊपर तो होता ही है। और जब भी 40 से ऊपर होगा और वो हमारा कूलिंग सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाएगा, हीट स्ट्रोक में चल जाए। क्योंकि हीट स्ट्रोक की डेफिनेशन ये है कि जब बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए तो पेशेंट हो जाएगा। तो अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो क्या ये भी रीज़न देखने में आती है हीट स्ट्रोक के? नहीं, ह्यूमिडिटी तो अच्छा रोल प्ले करती है। आपने देखा होगा कि आजकल पानी की पवार ह्यूमिडिटी भी करती है और वो ठंडा रखने में मदद देती है। तो ये जो पानी की मिकदार हम करते हैं या स्प्रे करते हैं, तो ये बेसिकली कूल डाउन करती है, ये टेम्परेचर को कम करती है और ये हीट स्ट्रोक के चांस को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। और अगर हम बात करें, हमने अपना बचाव खुद करना है, क्योंकि हम ना तो काम से रुक सकते हैं, हमने बाहर भी आना जाना है, हमने अपनी ड्यूटीज़ भी देनी है, तो ख़ुद को कैसे बचाया जा सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें वर्स्ट वेदर होते हैं। यहाँ शदीद सर्दी भी होती है यहाँ पर और शदीद गर्मी भी होती है, तो हर एक के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। अब जहाँ तक गर्मी का ताल्लुक है, सबसे पहले घर निकलने से पहले रिहाइड्रेट हों, यानी पानी के कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पी के फिर बाहर निकले। कभी भी आपने प्यास की हालत में गर्मी में बाहर नहीं निकलना। और ख़ास कर 10 से लेकर 4 बजे तक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। इसमें पैदल चलने से, बाइक और साइकिल ये चलाने से ग्रेज़ करें, क्योंकि इसमें हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कपड़े हमेशा खुले, हवादार और कॉटन के पहने, ठीक है ना, ये चीज़ें करनी चाहिए। और जो इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अब बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते और उन्हें कोई अलामत नहीं पता लगनी कि ये हमें हीट स्ट्रोक हो रहा है कि नहीं। बच्चे अक्सर देखे होंगे कि उनका फेवरेट टाइम दोपहर का होता है, जब माँ बाप सो जाते हैं। जब माँ बाप ने सो जाना है, उनका फेवरेट टाइम है खेलने का, अब हमें रोक टोक कोई नहीं है, इस वजह से वो खेलने गर्मी में चले जाते हैं और उन्हें कोई एहसास नहीं होता कि ये हीट स्ट्रोक हो सकता है, ये गर्मी है, ये 40 है या 45 टेम्परेचर है। तो वो बच्चों पे ख़ुसूसी नज़र रखनी है, उन्हें इस बात का एहसास दिलाना है कि भाई इसमें आपकी जान भी जा सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। अब जब चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा, मोस्टली हम मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं। आप याद रखें, गर्मी के मौसम में अगर आप मीठा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, फ़र्ज़ करें आप किसी गर्मी की जगह से आते हो तो आते मीठा पानी पीते हैं, तो वो रिहाइड्रेट नहीं करेगा, वो इंट्रा सेलुलर वॉल्यूम को बेहतर करेगा। आपने गर्मियों में अपना एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेलुलर अवाम के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये जो ब्लड है इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम कहते हैं। और ये उसी सूरत होगा जब कोई नमकीन पानी पियेंगे, सादा पानी पियेंगे जिसमें नमकियात होते हैं, हमारे सादे पानी में भी नमकियात मौजूद होते हैं, इसके अलावा शिकंजी भी लेते हैं या इस तरह की चीज़ें लेते हैं, तो वो आपकी हाइड्रेशन को मेनटेन करते हैं। मीठा पानी कभी भी आपकी हाइड्रेशन को मेनटेन नहीं करता। तो ये बहुत से लोगों को मैंने खुद देखा है, हमारे घर में भी ये प्रैक्टिस है कि बाहर से आए हैं, कोई भी ऐसा मीठा बना दे पानी जिससे हमें लगता है कि हमारी जो गर्मी है ना वो कम हो जाएगी और हम जो है ना कूल डाउन हो जाएंगे। लेकिन ये बात आपने बहुत अच्छी की और ये हमारी ऑडियंस को भी जानना चाहिए कि मीठा पानी नहीं होना चाहिए, सादे पानी से जो है, जो आपको एक वो इनर सेटिस्फेक्शन या वो जो गर्मी की कम करनी है आपने, तो वो सादे पानी से होती है। हमारे साथ रहिए, मैं मज़ीद इस टॉपिक पर बात करेंगे।
नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हीट स्ट्रोक के हवाले से हम बात करें, डॉक्टर दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स, तो एक होते हैं जो बाहर जाते हैं उसकी वजह से उनको हीट स्ट्रोक, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो ऑलरेडी किसी ऐसी बीमारी का शिकार होते हैं, जो ऑलरेडी उस बीमारी से लड़ रहे होते हैं। तो क्या ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा हीट स्ट्रोक जो है वो अटैक करता है? जी बिल्कुल, जिस तरह के हमारे पास अब कार्डियक पेशेंट है, अगर रीनल फेलियर के पेशेंट है या लीवर फेलियर के पेशेंट है, तो उसमें हीट स्ट्रोक के चांसेस एज कंपेयर टू एक नॉर्मल इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि अगर हम रीनल फेलियर के पेशेंट को ले लें तो वो ऑलरेडी अपने फ्लूइड्स को मेंटेन करने में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो उसके फ्लूइड्स हमारे पास मैनेजेबल नहीं हो रहे, तो अगर हीट स्ट्रोक का इशू उसमें आ जाता है, ट्रिगरिंग फैक्टर आ जाता है, तो उसके किडनी पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, उसका यूरिन सही नहीं होगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगी, उसके RFTD रेंज हो जाए, जिसकी वजह से उसको इनकैफ में जाने की इनकैफ कॉमा वाली सिचुएशन होती है हमारे पास। तो रीनल फेलियर का और या हमारे पास लीवर फेलियर का पेशेंट है, तो उसमें इनकैफ्लोपैथी में जाने के चांसेस एज़ कंपेयर टू अदर पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ड्यू टू हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में हमारे पास फ्लूइड मैनेज नहीं होगा, फ्लूइड बैलेंस कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएंगे और हिपैटिक इनकैफ ट्रिगर हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या रिकमेंड करते हैं आपके, क्या करना चाहिए? इस तरह के पेशेंट को प्रिकॉशनरी मेजर्स ही लेने चाहिए कि अपने एक तो फ्लूइड्स को मैनेज करें, फ्लूइड्स बैलेंस करें, इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखें, नमकियात का ख्याल रखें, और सेकेंडली अननेसेसरी आपको धूप में नहीं जाना, आपको गर्मी अवॉइड करनी है। आपको अगर बहुत ही अर्जेंट है आप जाएं अब, और इनके साथ आपको जाना भी पड़ता है, अपने सर को ढाँप के जाएं, आप क्लॉथिंग इस तरह की करें कि कम से कम आपका फ्लूइड लॉस हो उसकी वजह से। अच्छा, अगर कोई पेशेंट आपके पास हीट स्ट्रोक का आता है तो आप सबसे पहले उसको किस तरीके से जो है वो टेक केयर करते हैं? देखिए, हीट स्ट्रोक का पेशेंट अक्सर हमारे पास यहाँ शॉक में प्रेजेंट करता है, शॉक में उसको फ्लूइड कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट हमारा कोलैप्स होता है। तो उसको सबसे पहले हमने फ्लूइड्स उसको विगरसली हमने फ्लूइड चलाने हैं, ताकि उसका जो फ्लूइड लॉस हो वो हम मेंटेन करें और इलेक्ट्रोलाइट्स उसको मेंटेन करें। उसके बाद अगर उसकी कोई कोमॉर्बिडिटीज़, अगर वो रीनल फेलियर का पेशेंट है, लीवर फेलियर, हेपेटिक फेलियर, और हमारे पास अगर कोई हार्ट फेलियर के पेशेंट है, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करें। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता, घर में है या उसके लिए पहुंचना नहीं है, तो घर में ऐसी कौन सी उसको अपनी केयर जो है वो करनी चाहिए कि इनिशियली वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सके? इनिशियली अगर तो पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं है, अभी जस्ट वीकनेस उसको फील हो रही है हीट स्ट्रोक की वजह से, उसको सबसे पहले अपने फ्लूइड मेंटेन करने के लिए पानी और साथ ORS मिला के, नमकियात मिला के, ताकि जो अगर वो बेहोशी में जा रहा है तो उससे बचाव होना चाहिए। उसमें उनको टाइम इतना मिल जाएगा ताकि वो हॉस्पिटल तक पहुँच सके। सबसे पहले कि पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन मुझे बताएं कि अगर हम बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स की, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो है हम, या अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे हीट स्ट्रोक है और मुझे अब अपने आप को जो है वो इससे बचाना है और किसी ठंडी जगह पे जाना है, कौन से सिम्टम्स हैं जो हम देखेंगे? हीट स्ट्रोक एक्चुअली शॉक जब प्रेजेंट करता है तो शॉक में आता है हमारे पास पेशेंट। अगर आपको इस तरह की सिम्टम्स आ रही हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर इस तरह फील हो रहा है, आपको कम हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आप, और आपके पास ट्रिगरिंग फैक्टर होगा, आप ज़्यादा धूप में रहे होंगे, आपको गर्मी फील हुई होगी ज़्यादा टाइम के लिए, जो ट्रिगर किया होगा उस चीज़ को। तो अगर आपके पास ये हिस्ट्री है, आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको चक्कर आ रहे हैं या कमज़ोरी फील हो रही है, तो आपको गर्मी में इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि मे बी मैं हीट स्ट्रोक मुझको हो रहा है। तो उसी टाइम आपको फ्लूइड्स अपने मेंटेन करें, ORS वगैरह लें, तो उसके बाद हॉस्पिटल जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल आके चेक करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम हीट स्ट्रोक की बात कर रहे थे, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको गर्मी में हेडेक बहुत ज़्यादा है और माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, तो क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह है और ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, माइग्रेन जिस पेशेंट में, उसके पास हमेशा ट्रिगरिंग फैक्टर्स होंगे। ट्रिगरिंग फैक्टर्स में हमारे पास डिहाइड्रेशन आ सकती है सबसे पहले नंबर पे। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया आ सकता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, सबसे मेन फैक्टर जो आजकल की सोसाइटी में हमारा पाया जा रहा है, तो वो ये है। इसके अलावा स्ट्रेस वगैरह वो इसको ट्रिगर कर सकता है। तो जिस तरह आप हीट स्ट्रोक की बात करें, आजकल गर्मी है, डिहाइड्रेशन उसने करवानी है, तो उसकी वजह से एज़ कम्पेयर टू बाकी वेदर में हमारे पास जब गर्मी ज़्यादा होगी, पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगी और उसमें माइग्रेन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो माइग्रेन का कुछ लोग ये समझते हैं कि माइग्रेन का अभी कोई ऐसा इलाज मौजूद नहीं है, वो लोग दर्द बर्दाश्त करते हैं, हल्की फुल्की पेन किलर ले लेते हैं उससे, तो आप क्या समझते हैं, क्या इसका प्रॉपर इलाज है, और अगर है तो क्या है? देखिए, ये एक मिथ है कि हमारे पास माइग्रेन का प्रॉपर इलाज नहीं। माइग्रेन का प्रॉपर इलाज है, वो दो चीज़ें हैं। एक तो हमने एक अटैक, अगर एक्यूट अटैक है उसको हमने ट्रीट करना है,
और उसके अलावा सेकंड ट्रीटमेंट हमारे पास प्रोफाइलैक्टिक। जब आपको माइग्रेन नहीं है उसके बचाव के लिए जो हमने एहतियाती तदाबीर और हमने जो मेडिसिन देनी है उसमें हम एपीवाल और बीटा ब्लॉकर्स वगैरह देते हैं ताकि वो हमारे पास अटैक की नौबत ही ना आए। ये थोड़ा लंबा चलता है ये ट्रीटमेंट, लेकिन ये क्यूरेबल है। तो कितना लंबा ये ट्रीटमेंट चल सकता है और पेशेंट्स को कितनी देर इसको फॉलो करना चाहिए? देखिए ये वेरी करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट कि वो कितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर जाता है ट्रीटमेंट को, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ही है। इसको अगर इन बिटवीन द ट्रीटमेंट आपको एक्यूट अटैक्स होते हैं तो आपको इस चीज़ में वो उसकी मैनेजमेंट कर लें, लेकिन ट्रीटमेंट उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन इसके बाद ये होता है कि जी जिसने ये ट्रीटमेंट कंप्लीट किया वो माइग्रेन से बिल्कुल फ्री है, उसको कभी दोबारा दर्द नहीं होगी? जी इस तरह के पेशेंट आते हैं, माइग्रेन के पेशेंट हैं जो ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उसके बाद पेशेंट क्योर कर जाता है, रिकवर हो जाता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, डॉक्टरों की बात सुनी कि उनका हीट स्ट्रोक पर क्या कहना था, कौन से सिम्टम्स हैं जिसको देखते ही अगर आपकी बॉडी में वो शो हो रहे हैं तो किस तरीके से डॉक्टर से रुजू करना है, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।